हाँ जी, नमस्कार सभी साथियों को, नमस्ते। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, घर होंगे, पता नहीं कहाँ होंगे, पर जहाँ होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ये उम्मीद करता हूँ। और ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, ये उम्मीद के साथ आज मैं आया हूँ आपके साथ। अपन जो शुरू करने जा रहे हैं वो आज का जो वीडियो अपना सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2012 का जो पेपर था उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अपन वो सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब तक अपन ने जो है वो जेट जो अपनी सीरीज चल रही थी, जेट के जितने भी हर साल के पेपर थे अपने एंट्रेंस टेस्ट वाले के, तो 2021 तक अपन ने लास्ट वीडियो में वो कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब अपन कंपटीशन के हिसाब से जो सुपरवाइज़र है उसके अपन पेपर लेके आए हैं। 2000 जो है अपना 2012 वाला पेपर अपन सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद 13 में हुआ, 15 में हुआ, ऐसे करके 4-5 जो पेपर हैं अपने, ये लास्ट ईयर भी जो पेपर हुआ था उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। लास्ट सितंबर में हुआ था 2021 वाला, उस पेपर के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए, अगेन स्वागत है आप सभी का। मैं मनोज कुमार पाटीदार आप सभी के सामने लेके आया हूँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 का जो पेपर था अपना, उसके साथ अपन चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, आपका कंपटीशन लेवल बहुत अच्छा होगा क्योंकि धीरे धीरे स्टूडेंट की संख्या भी इंक्रीज़ हो रही है एग्रीकल्चर के अंदर। तो आप कंपटीशन को हल्के में ना लें, हल्के इन द केस मतलब अपन कह सकते हैं कि आप उसके लिए हार्ड वर्क करें। हल्के का मतलब होता है आप बिल्कुल हवा में ले लो, अरे क्या है सुपरवाइज़र, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। एक कंपटीशन एग्ज़ाम हमेशा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिया जाता है। आप उतने कितने ही बड़े खिलाड़ी हो, धुरंधर हो, कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आप मात खा जाते हो। तो उसका रीज़न रहता है कि आप बहुत लाइटली ले लेते हो, उसको हल्के में ले लेते हो, और हल्की चीज़ हमेशा मार देती है आप लोगों। तो ध्यान रखना, कंपटीशन एग्ज़ाम कोई सा सरल नहीं होता है और कोई सा हार्ड नहीं होता है। अगर आपकी मेहनत हार्ड है, हार्ड वर्क अगर आप लोगों ने किया है, तो बिल्कुल आप लोगों को सफलता निश्चित मिलेगी। और अपन जो लेवल देखेंगे पेपर आने का, वो हर साल चेंज कर रही है। जो भी बोर्ड पेपर बनाती है हर साल चेंज कर रही है पैटर्न। 2012 में 30 क्वेश्चन आए थे, फिर कम कर दिए, पता ही नहीं रेशो का क्या किया। अब जाके दो वर्ष के पिछले जो 2 भर्ती हुई है उसके पेपर बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं, और सिस्टमेटिक व्यवस्थित जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा आ रहे हैं। 2 जो पिछली वैकेंसीज हुई है उनके अकॉर्डिंग। तो बाकी 2012 में देखोगे, 13 में देखोगे, 15 में देखोगे, तो ऐसे थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है। चलिए, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं आप लोगों के साथ। मैं भी मज़े से क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करवाऊँगा। ठीक है, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास जो है, सेशन वो आज का अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, तो द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट आप सभी का स्वागत करता है। बहुत अच्छा पेपर है, ध्यान से पढ़ना, और बहुत मज़ेदार पेपर आया है। ठीक है, तो द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट कृषि प्रवेशक के नए बैच प्रारंभ है 2 नवंबर 2022 से। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम है, हिंदी इंग्लिश मीडियम है। तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो आपका सुनहरा अवसर आप लोगों के पास एडमिशन लेने का, क्योंकि वैकेंसी का कोई पता नहीं, आ जाए 2-3 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाता है, आप सभी को पता रहता है। चलिए अपन चलते हैं इसके अंदर। तो डाउनलोड कीजिए और इसके अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कितने का कोर्स है, कौन कौन से कोर्स जो है वो उसने इंस्टीट्यूट ने चला रखे हैं आप लोगों के। तो इसमें सारी जानकारी आप लोगों को जो है आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगी सारी की सारी कि भाई कौन कौन से कोर्स है, परचेस करें। और मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं होगा जिसको प्ले स्टोर से DCI कोटा लिखोगे तो ये ऐप नहीं आएगा। सभी को चलाना आता है आजकल, तो या स्कैन कर लीजिए या फिर DCI कोटा के नाम से आप लोग जो है प्ले स्टोर में जाके सर्च कीजिए, तो आपके सामने जो है ऐप वो ओपन हो जाएगा। चलिए अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कि खीरे के पौधे पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो, और यहाँ से इस जगह से हमेशा सुपरवाइजर में एक क्वेश्चन दिया है। पता नहीं बोर्ड का फेवरेट है या जो बनाते हैं उनका फेवरेट है, या राजस्थान के हिसाब से ये फेवरेट क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो मैं तो बताऊंगा कि भाई क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन कौन सा है। खीरे के पौधे पर इथ्रेल के छिड़काव की किस मात्रा से मादा फूलों की संख्या बढ़ती है तथा फल भी अधिक मात्रा में लगते हैं। यानी कि देखो क्वेश्चन के अंदर क्या क्वेश्चन है मैं बताता हूँ आप लोगों को। खीरे के पौधे पर किसका छिड़काव कर रहे हैं अपन? भाई खीरे के पौधे के अंदर जो है अपन किसका छिड़काव कर रहे हैं? इथ्रेल के छिड़काव की किस मात्रा से मादा पुष्प या फूलों की संख्या बढ़ती है। अच्छा, कैसे क्वेश्चन है कि सर खीरे के पौधे पर इथ्राल का छिड़काव करने पर किस पुष्प की संख्या में वृद्धि होती है? मादा, नर, उभयलिंगी, उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन आ गए कि खीरे के पौधे पर इथ्रेल के छिड़काव से किस
पुष्प की संख्या में अधिक वृद्धि होती है, नर, मादा, उभयलिंगी या उपरोक्त सभी? ये 4 ऑप्शन हो गए। तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है कि खीरे के पौधे पर इथरेल के छिड़काव पर किस मात्रा से मादा, यानी कि जो मादा पुष्प होते हैं, इथरेल के छिड़काव करने से मादा पुष्पों की संख्या वृद्धि होती है और फल भी अधिक मात्रा में लगते हैं। अब उसने पूछ ली मात्रा कि बताइए मात्रा, तो मात्रा जो है 200 ppm, 800 ppm, 1400 ppm, 2000 ppm। तो देखिए फूल रहते हैं बहुत नाजुक, तो उनके लो कॉन्सेंट्रेशन जो रहती है अपनी वो आवश्यक होती है। ऐसा नहीं कि भाई हाई कंसंट्रेशन अपन दे दें, तो हाई कंसंट्रेशन में तो अपने यहाँ कुछ रिएक्शन का उल्टा रिएक्शन हो जाता है। तो जो कम ppm होती है, अगर इससे कम ppm होती तो वो आती, श्योर है, इससे कम ppm होती तो लगभग वो आ जाती है आप लोगों की 200 से 400 के बीच जो रहता है, 100 से 400 के बीच, ये अमूमन ppm अपन यूज़ में लेते हैं। तो सर आप कहोगे कि सर मादा पुष्प की संख्या कैसे बढ़ती है, नर पुष्प की संख्या कैसे, तो कैसे पता करें? तो उसके बारे में थोड़ी सी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये कंपटीशन का एग्जाम है, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना आप लोगों का बहुत जरूरी है। इसी वजह से अपन अगली जो स्लाइड लेके आ रहा हूँ मैं, उसमें अपन चर्चा करेंगे कि नर पुष्पों की संख्या कब वृद्धि होगी, मादा पुष्पों की संख्या कब आप लोगों की बढ़ेगी। तो इसके बारे में जो है अपन वो चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। तो खीरे के पौधे पर इथरेल के छिड़काव की किस मात्रा से मादा फूलों की संख्या बढ़ती है, फल भी अधिक मात्रा में लगते हैं? 200 ppm, 800 ppm, 1400 ppm, 2000 ppm। तो इसका जो सही आंसर है वो है 200 ppm। आप लोगों का ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे कुकुरबिट्स। खीरा किस वर्ग का आता है भाई? कुकुरबिट्स। किस वर्ग का आता है आप लोगों का? कुकुरबिट्स, ठीक है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो कुकुरबिट्स में एक तरफ तो आते हैं नर पुष्प, कौन से आते हैं? एक तरफ जो आते हैं वो आते हैं नर पुष्प, ठीक है, और जो दूसरी तरफ जो आएंगे वो आएंगे मादा पुष्प। कौन से आएंगे? मादा, कौन से आएंगे? नर पुष्प और मादा पुष्प, ठीक है। तो अब कैसे पता लगेंगे कि सर नर पुष्पों की संख्या वृद्धि होगी या मादा पुष्पों की संख्या वृद्धि? तो देखिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, बहुत अच्छा और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कैसे? नर पुष्पों की संख्या में जब वृद्धि होगी तो उसके पीछे रीजन क्या क्या रहेंगे, मतलब कारण क्या क्या रहेंगे कि नर पुष्प ज़्यादा आ रहे हैं? क्या कारण है सर? तो देखिए पहला और बहुत सिंपल जो कारण है, वो पहला कारण है आप लोगों का अधिक तापमान। क्या है? अधिक तापमान। कहने का मतलब अगर वातावरण में अधिक तापमान है, वातावरण में अधिक तापमान है तो नर पुष्प की संख्या ज़्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, बहुत सामान्य बात है, मादा पुष्प की संख्या कम हो जाएगी। अगर वातावरण में अधिक तापमान है तो नर पुष्प की संख्या बढ़ेगी, तो मादा पुष्प की संख्या कम हो जाएगी। अच्छा, इसके विपरीत अगर कम तापमान है, कम तापमान पर मादा पुष्पों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, और नर पुष्पों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है पहचानने का, अगर अधिक तापमान है तो नर पुष्पों की संख्या बढ़ेगी, और अगर कम तापमान है तो मादा पुष्पों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं, तो जो आप लोगों का अधिक नाइट्रोजन, अधिक नाइट्रोजन, अधिक नाइट्रोजन पे नर पुष्पों की संख्या बढ़ेगी और कम नाइट्रोजन पे मादा पुष्पों की संख्या बढ़ेगी। अगर मृदा के अंदर आप लोगों की कम नाइट्रोजन है तो इसका मतलब है आप लोगों की कौन से पुष्पों की संख्या ज़्यादा है? मादा पुष्पों की संख्या ज़्यादा है। और अगर अधिक नाइट्रोजन है तो नर पुष्पों की संख्या क्या है? ज़्यादा है आप लोगों की, ठीक है। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं अपन, दीर्घ दिवस। क्या देखते हैं? दीर्घ दिवस, यानी कि लॉन्ग डे जो रहता है आप लोगों का, लंबा दिन। इसका मतलब है कौन से पुष्पों की संख्या में वृद्धि होगी? नर पुष्पों की संख्या में वृद्धि होगी। अगला है आप लोगों का लघु दिवस। कौन सा है? लघु दिवस, यानी कि अगर लघु दिवस रहेगा तो कौन से पुष्पों की संख्या में वृद्धि होगी? मादा पुष्पों की संख्या में क्या होगी? आप लोगों की वृद्धि होगी। क्या होगी? मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि होगी। अच्छा, और इसके अलावा कि सर अब देखिए एक चलो स्थिति देते हैं अपन, है ना। चलिए वातावरण में स्थिति है कि अधिक तापमान है, ठीक है। अधिक तापमान है तो अपन को पता लग गया नर पुष्प ज़्यादा आएंगे, इसका मतलब मादा पुष्प नहीं आएंगे। और अगर मादा पुष्प नहीं आएंगे तो क्या होगा? आप लोगों का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा। क्योंकि सर इसके लिए क्या किया जाए? तो देखिए अब यही स्थिति
इसके साथ हो जाए कि कम तापमान हो गया बिल्कुल, तो मादा ही मादा पुष्प आ गए, परागकण के लिए नर पुष्प आए नहीं, तो अब इस स्थिति में क्या करें, फिर भी प्रोडक्शन नहीं होगा आप लोगों का। तो दोनों स्थिति बैलेंस बना के चलनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, दोनों स्थिति अपन को बैलेंस बना के चलनी पड़ती है। तो अगर नर पुष्पों की संख्या अगर बढ़ानी है, यानी कि कम तापमान है, अपन को पता लग गया कि कम तापमान है और लघु दिवस है, इसका मतलब मादा पुष्प आ रहे हैं, नर पुष्प आ ही नहीं रहे, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, तो इस स्थिति में अपन क्या करेंगे, जो है वो जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करेंगे। किसका करेंगे, जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव जो है अपन वो करेंगे। किसका छिड़काव करेंगे अपन, जिब्रेलिक एसिड का जो है वो अपन छिड़काव करेंगे। ठीक है, और भी है इसमें आप लोगों का तत्व, जैसे AgNO3 आ गया, सिल्वर नाइट्रेट, इसका क्या नाम है, सिल्वर नाइट्रेट, क्या नाम है इसका, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, AgNO3 आ गया। अच्छा सर, स्थिति ऐसी बन गई कि अधिक तापमान है, दीर्घ दिवस है, अधिक नाइट्रोजन है, तो नर पुष्प ज़्यादा आ गए। अगर नर पुष्प ज़्यादा आ गए तो मादा पुष्प है नहीं, तो सर इसी स्थिति में क्या करें, तो देखिए ऐसी स्थिति में अपन क्या छिड़काव करेंगे, एक तो इथ्रेल, ये भी बताया इसने, इथ्रेल का छिड़काव करेंगे। ठीक है, एक तो ये आ गया इथ्रेल। ठीक है, एक अपन करेंगे इथ्रेल के बाद मेलिक हाइड्राजाइड। ठीक है, MH यानी कि मेलिक हाइड्राजाइड, किसका करेंगे भाई अपन, मेलिक हाइड्राजाइड। इथ्रेल की तो मैंने बताई दी आप लोगों को कंसंट्रेशन, ये लगभग 200 से 400 ppm के समथिंग जो रहती है इसकी कंसंट्रेशन रहती है। जो जिब्रेलिक एसिड आता है इसकी जो कंसंट्रेशन रहती है वो लगभग आप लोगों की 1000 ppm के आसपास रहती है। कितनी रहती है इसकी, 1000 ppm के आसपास। अच्छा AgNO3 की, तो देखिए AgNO3 की जो रहती है आप लोगों की वो लगभग आप मान लीजिए 50 से 300 ppm के बीच, 50 से 300 ppm के बीच जो रहती है वो AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, इसमें कम भी हो सकता है, 200-250 ppm भी आ सकता है, 150 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, तो इसके बीच की कंसंट्रेशन AgNO3 की रखते हैं। अगर क्वेश्चन बना तो आप लोगों का यहीं से बनेगा कि AgNO3 नर पुष्प की संख्या को बढ़ाते हैं या मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाते हैं। एक इसमें और आता है टीबा, ट्राई आइडो, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर अब की बार पेपर हुआ तो इसके आने के सबसे ज़्यादा चांस बन जाते हैं। ट्राई आइडो बेंजोइक एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ट्राई आइडो बेंजोइक एसिटिक एसिड। और इसकी जो मात्रा लेते हैं अपन वो लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मात्रा 25 से 250 ppm, ध्यान रखना 25 से 250 ppm के बीच जो है इसकी मात्रा अपन प्रयोग में लेते हैं। किसकी, टीबा की, और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, टीबा। ये देखिए ठीक है, ट्राई आइडो बेंजोइक एसिटिक एसिड 25 से 250 ppm जो है वो प्रयोग में लेते हैं अपन टीबा में, ट्राई आइडो बेंजोइक एसिटिक एसिड। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बन जाता है वो पॉइंट बन जाता है आप लोगों का टीबा। खीरे वर्ग या कुकरबिट्स या आप लोगों का जितनी भी कुकरबिट्स वर्गीय फिर है उनमें मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा रसायन काम में लिया जाता है, जिब्रेलिक एसिड, AgNO3, ट्राइआइडो बेंजोइक एसिटिक एसिड, ये आप लोगों का अन्य एक और नाम देके पूछ लेगा। तो सबसे ज़्यादा जो चांस है वो इस टीबा के पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। 25 से 250 ppm, ध्यान रखना इसकी कंसंट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 से 250 ppm कंसंट्रेशन इनकी प्रयोग में ली जाती है। अब देखिए इथ्रेल का जो छिड़काव है वो छिड़काव कब करेंगे, जब पौधे में 2 से 4 पत्ती अवस्था, 2 से 4 पत्ती अवस्था में जो है अपन क्या करेंगे, इसका छिड़काव करेंगे। क्लियर स्थिति, 2 से 4 पत्ती अवस्था पर जो है इसका अपन क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे। और ये पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है जो आप लोगों की 2019 या 20 में जो पेपर हुआ था ना सुपरवाइजर वाला, उसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों का। क्या पूछा हुआ है, उसके अंतर्गत क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का ये वाला, ध्यान रखना। कब आया हुआ है, 2019 वाला जो हुआ था ना आप लोगों का पेपर, उसके अंतर्गत ये जो क्वेश्चन है उसने पूछा हुआ है कि जो
कुकर बिट्स होता है उनमें जो अपन नर पुष्प या मादा पुष्प बढ़ाने के लिए रसायन का छिड़काव करते हैं वो कौन सी पत्ती अवस्था पे किया जाता है, तो वो किया जाता है 2 से 4 पत्ती अवस्था पे। आप कहोगे कि सर 2 से 4 पत्ती अवस्था पे कैसे पता लगेगा कि नर पुष्प या मादा पुष्प नहीं आए, कि भाई या तो नर पुष्प बढ़ रहे हैं या मादा पुष्प कम हो रहे हैं, या मादा पुष्प बढ़ रहे हैं नर पुष्प कम हो रहे हैं, सर कैसे पता लगेगा। तो उसकी स्थिति मैंने बताई है आप लोगों को। उसकी स्थिति जानने के लिए आप लोगों को 3 पॉइंट देखने पड़ेंगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, इधर भी एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। अगर इन तीनों स्थितियां ऐसी मिलेगी इसका मतलब है नर पुष्प ज़्यादा है, तो 2 से 4 पत्ती अवस्था पे मादा पुष्प को बढ़ाने वाले जो रसायन है उनका छिड़काव कर दीजिए, वेरी सिंपल। और अगर लगी कि ये 3 कंडीशन अगर ज़्यादा हो रही है कि कम तापमान, कम नाइट्रोजन, लघु दिवस, यानी कि मादा पुष्प बढ़ रहे हैं, तो आप नर पुष्प बढ़ाने वाले केमिकल का छिड़काव कर दीजिए, बहुत सामान्य है बस। और इनको कब छिड़काव करते हैं, 2 से 4 पत्ती अवस्था जो है अपनी, उस पर अपन क्या करते हैं, इसका छिड़काव करते हैं। तो ये जो 2019 में जो पेपर हुआ था आप लोगों का, उसका वाला जो है आप लोगों का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये 2012 में पूछा हुआ है आप लोगों का क्वेश्चन। कहाँ गए हो, ये वाला आप लोगों का 2012 के अंतर्गत आया है, ये आ गया। और अब मुझे जहाँ तक लगती है अगर अगली बार क्वेश्चन आए तो स्टीबे का जरूर क्वेश्चन पूछेगा, और ट्राई आइडोबेंजोइक एसिटिक एसिड वाला जो आप लोगों का मार्च में हुआ था, फरवरी में होना था, कैंसिल हो गया था, फिर मार्च में आई थी इसकी डेट। इस वाले पेपर में जो है ये वाला क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। ये मैंने बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट सान नहीं है आप लोगों के सुपरवाइजर के हिसाब से, ठीक है, ध्यान रख लेना, जिसमें से टीबा वाला पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। ये कुकर बिट्स के लिए ओनली, किसके लिए, ओनली फॉर कुकर बिट्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, देखिए अच्छा क्वेश्चन आया है। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मुख्य रूप से किस फल में की जाती है, मुख्य रूप से किस फल में की जाती है। पहला ऑप्शन है आम, अनार, बेर और अमरूद। आम, अनार, बेर और अमरूद, निम्न में से कौन से फल में की जाती है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, मुख्य रूप से किस फल में की जाती है। तो बताइए मुझे जरा किस फल में की जाती है भाई एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, फटाफट बताइए आप लोग। तो देखिए बहुत सिंपल है, ग्राफ्टिंग जो मुख्यतः होती है, अगर ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं तो ग्राफ्टिंग में सबसे पहला जो ऑप्शन है अपना वो आम से ही जाता है, ध्यान रखना। अगर ग्राफ्टिंग का क्वेश्चन आ गया तो उसमें आप लोगों के जो सुपरवाइजर में सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो आम से ही जाएगा। अनार, बेर, अमरूद, इनमें ग्राफ्टिंग होती नहीं है, और जो पॉपुलर मेथड है वो इसमें प्रयोग में लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि इनकी प्रवर्धन की विधियां बिल्कुल अलग है। अब देखिए एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग होती क्या है, देखिए क्या होती है आप लोगों की एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। तो देखिए एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग में होता क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को, बहुत सिंपल है। ये देखिए आम का पौधा है ऐसा, चलिए देखिए आप लोग, आम का पौधा है मान लीजिए ऐसा, ठीक है। मान लीजिए ये जो है आप लोगों का आम का पौधा है, ठीक है। अब इसकी उम्र है, मात्र इसकी उम्र कितने हैं, इसकी उम्र है 15 दिन। उम्र कितनी है, 15 दिन, यानी कि इसकी पत्तियां जो है वो कॉपर रंग की, यानी कि कॉपर या तांबे रंग की पत्तियां आपने देखी होगी, तांबे रंग की पत्तियां ठीक है। यानी कि पौधा इस उम्र में होना चाहिए कि उसकी जो पत्तियां रहे वो कॉपर या तांबे रंग की पत्तियां रहे, और उम्र जो रहती है आप लोगों की पौधे की वो 15 दिन रहनी चाहिए। तो अमूमन आपने देखा होगा छोटा सा पौधा रहता है जिसकी गुठली, ये देखिए ये गुठली जो होती है ना, इसको बोलते हैं अपन एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं इसको, एपिकोटाइल। क्या बोला जाता है इसको, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। क्या बोला जाता है इसको, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। अब देखिए यहाँ पे अपन करते क्या, ये चित्र आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये जो इमेज है ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो देखिए सेम पौधा है, अपन ने क्या किया, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ छोटा सा पौधा, ध्यान से देखना आप लोग। ये अपन ने इस पौधे को क्या किया, यहाँ से कट कर लिया, यानी कि इस पौधे को जो है अपन ने, देखिए इस जगह से जो है अपन ने क्या कर लिया, कट कर लिया। अपन ने इस पौधे को क्या किया, यहाँ से कट कर लिया। कट करके अपन क्या लेके आए, ये क्या था,
मूल व्रंत क्या था, ग्राफ्टिंग में पढ़ा होगा ना, मूल व्रंत, रूट स्टॉक। अब आया होगा आपके समझ कि सर कहना क्या चाह रहे हो। तो जो रूट स्टॉक था इस गुठली वाले पौधे का था, और अपन अच्छी वैरायटी का क्या लेके आए, सांकुर लेके आए। क्या लेके आए अपन, अच्छी वैरायटी का सांकुर लेके आए अपन, और इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया, मिला दिया। तो ये तो हो गया, क्या हो गया, सांकुर, और ये वापस वही मूल व्रंत। जो मूल व्रंत था गुठली वाला, ये मूल व्रंत था, और अपन ने सांकुर, अच्छी किस्म का सांकुर लेके आगे, और इसमें अपन ने क्या कर दिया, बांध दिया, और इससे जो है अपना वो नई पत्तियां चलना शुरू होगी अपनी जो थी। ये देखिए, तो आप लोगों का क्या हो गया, एक नया पौधा जो है वो अपना विकसित हो चुका है। तो अपन ने क्या किया, यानी कि ये जो गुठली थी ना, ये गुठली जुड़ी रहने के बावजूद भी अपन ने क्या कर दिया, इसमें ग्राफ्टिंग कर दी, यानी कि मूल व्रंत और सांकुर को आपस में लाके आप लोगों ने क्या कर दिया, बांध दिया। जैसे एक पेन रहता है तो पेन का नीचे वाला पार्ट तो मूल व्रंत, और ऊपर से ढक्कन लेके आए, ढक्कन को अपन ने फिट कर दिया, तो ढक्कन तो हो गया इसका सांकुर, और पेन जो था अपना वो क्या हो गया, मूल व्रंत हो गया। तो अपन ने ऊपर से लाके इसको फिट कर दिया। इतना सा करना है आप लोगों को, और टाइट करके उसको बांध देना है। ये कहलाती है अपनी ग्राफ्टिंग, यानी कि मूल व्रंत और सांकुर का आपस में जुड़ा होता है, और जुड़ा होने के बाद कैम्बियम परत आपस में मिलती है, विभाजित होती है आप लोगों का, और वहीं से नए पौधा बनना शुरू हो जाता है। नए पौधे का मतलब है अंकुरित होना, पौधा जो है आप लोगों का पत्तियां बनाना शुरू कर देता है। पौधा अंकुरित तो हो रखता है आप लोगों का, बस इसकी खासियत यह है कि इसमें क्या है, गुठली जुड़ी हुई रहती है, और इस गुठली की जो उम्र रहती है वो कितनी रहती है, 15 दिन, यानी कि पौधे की उम्र। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि आम के प्रवर्धन की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें उम्र, पौधे की उम्र 15 दिन रहती है, 7 से 15 दिन, ऐसी कौन सी विधि है। देखो घुमाने के तरीके होते हैं एग्जामिनर के, वो कैसे भी घुमा सकता है। अब यहीं से वो क्वेश्चन बना लेगा कि आम के प्रवर्धन की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें मूल व्रंत की उम्र 15 दिन होती है, वो कौन सी होती है, एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल जो बोला जाता है, ये एपिकोटाइल ये बोला जाता है इसको, किसको बोला जाता है, एपिकोटाइल, इस वाले पार्ट को, यानी कि गुठली जो जुड़ी रहती है, एपिकोटाइल बोला जाता है। और ये कहाँ पे प्रचलित है, देखिए ये है कोंकण क्षेत्र महाराष्ट्र, कोंकण क्षेत्र महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का जो कोंकण जिला है आप लोगों का, वहाँ पे प्रचलन वाली विधि कौन सी अपनी, वो है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। कौन सी अपनी, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मुख्य रूप से किस फसल में की जाती है, तो अपनी इसमें की जाती है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे से ये वीडियो सॉल्यूशन चाहे लंबा हो सकता है, पर एक एक पॉइंट पे अपन चर्चा करेंगे, उसके बगैर मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है आप लोगों का, बहुत महत्वपूर्ण होता है। पता लगे इसमें से ही उसने कुछ क्वेश्चन उठा लिए जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। अच्छा, अनार, तो अनार में प्रवर्धन की विधि, तो कठोर काष्ठी कलम, मैं नाम लिख रहा हूँ ध्यान रखना, कठोर काष्ठीय कलम। अच्छा, बेर, बेर में रिंग बडिंग, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है भाई, रिंग बडिंग। अच्छा, अमरूद, स्टूलिंग या माउंड लेयरिंग, भाई सबको पता है आप लोगों का, स्टूलिंग या माउंड लेयरिंग। ठीक है, बेर रिंग बडिंग, अमरूद में स्टूलिंग माउंड लेयरिंग, अनार कठोर काष्ठी कलम, आम में होएगी। अब यहाँ पे जगह नहीं है, वरना आम के उत्तरी भारत में प्रवर्धन की ग्राफ्टिंग होती है, वीनियर ग्राफ्टिंग होती है। एक दक्षिण भारत में एक और प्रचलित है आप लोगों की, मैं बताऊं आपको नाम, उसका है अटैच विधि, यानी कि अटैच रहती है वो आप लोगों की, इनार्चिंग, वो वाली विधि दक्षिण भारत में पॉपुलर है। और एक होती है शुष्क क्षेत्रों के लिए आप लोगों की सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग का नाम आता है आम, दिमाग में क्या आना चाहिए, आम। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक सा जो है अपना ये क्वेश्चन क्लियर होता है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, किस तरह से पूछा जा सकता है आप लोगों से, ये आपके सामने मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, डिसऑर्डर से है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि चिकन एंड हैन, यानी कि मुर्गी की जो कलंगी रहती है वैसा, चिकन एंड हैन डिसऑर्डर दैहिक व्याधि किस फल में होती है। पहला ऑप्शन है किन्नौ, दूसरा ऑप्शन है अंगूर, खजूर और आंवला। बताइए, चिकन एंड एग, चिकन एंड का मतलब होता है ऐसे, ये जो बेरी है ऐसे बेरी का आकार हो जाता है आप लोगों का, मुर्गी जैसी दिखती है ना, वैसा हो जाता है आप लोगों का बेरी का आकार, तो इसका नाम भी चिकन एंड हैन कर दिया। ठीक है, चिकन एंड हैन डिसऑर्डर।
किन्नो, अंगूर, खजूर, आंवला। तो देखिए ये जो डिसऑर्डर होता है ना, ये किसकी कमी से होता है, पहले अपन उसकी चर्चा करते हैं। देखिए ये किसकी कमी से होता है, ये होता है बोरॉन की कमी से। किसकी कमी से होता है, बोरॉन की कमी से। किसकी कमी से होता है भाई, बोरॉन की कमी से होता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन बन गया आप लोगों का कि चिकन हैंड डिसऑर्डर किसकी कमी से होता है, ये होता है अपना बोरॉन की कमी से। किसकी कमी से होता है, बोरॉन की कमी से। और इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का अंगूर। अच्छा किन्नो, तो किन्नो खुद एक किस्म है, संतरे की किस्म। और किस किस से संकरण से बनी है, तो किंग इनटू विलो लीफ। ठीक है, किंग इनटू विलो लीफ जो है इसके संकरण से बनी थी। और ये जो विकसित की थी, ये की थी H.B. फ्रॉस्ट नामक वैज्ञानिक थे। H.B. फ्रॉस्ट वाला नामक वैज्ञानिक ने ये विकसित की थी। संतरे की किस्म है आप लोगों की किन्नो, और राजस्थान में कहाँ होती है, तो राजस्थान में, ध्यान रखना, राजस्थान में गंगानगर। ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। गंगानगर व हनुमानगढ़। कि राजस्थान में किन्नों की खेती सर्वाधिक कहाँ की जाती है, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर। ध्यान रख लेना, ये पिछली बार 2019 वाली जो वैकेंसी है उसमें पूछा हुआ है कि किन्नों का उत्पादक जिले निम्न में से कौन से हैं, तो ये है आप लोगों के गंगानगर और हनुमानगढ़। H.B. फ्रॉस्ट ने विकसित किया था। अगर संकरण पूछे तो किंग इनटू विलो लीफ जो है आप लोगों का वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, अंगूर हो गया। खजूर, खजूर क्या क्या नाम है, फोइनिक्स, फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा। और आंवला जो है इसका क्या नाम है, अम्बलिका ऑफिसिनेलिस। आम्लिका ऑफिसिनेलिस। ठीक है, फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, अम्लिका ऑफिसिनेलिस। ठीक है, तो ये जो है इसके नाम हो गए। और अगर अंगूर का नाम देखो तो वाइटिस विनिफेरा नाम है। क्या नाम है, वाइटिस विनिफेरा। ये भी सुपरवाइजर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए खजूर वाला भी पिछली बार आया था आप लोगों का, इस बार ही आया, सॉरी, ये जो 2000 आप लोगों का 21 का पेपर हुआ है उसमें खजूर का वानस्पतिक नाम पूछा था उसने, फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट, एक एक ऑप्शन के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगर किन्नों के बारे में जानकारी पूछेगा तो कहाँ होता है, किसका संकरण है। अच्छा ये किंग, अच्छा सिट्रस नोबिलियसिस, अच्छा इसका संकरण मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये किस किस का संकरण है, ताकि आप ये ना रखो कि सर ने बताया नहीं। सिट्रस नोबिलिस, सिट्रस डेलिशियस। चलिए मित्रों, है ना, आगे चलते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, है ना, सिट्रस नोबिलिस इनटू सिट्रस डेलिशियस। नोबिलिस किंग का नाम है, विलो लीफ का नाम सिट्रस डेलिशियस है। और पूछा जा सकता है अगर पेपर अच्छा खासा बना तो इसका क्रॉस वो पूछ सकता है कि जो संतरे की किस्म है किन्नो, उसका क्रॉस क्या है, या तो बॉटनिकल नेम देगा या फिर सीधा सामान्य सा वो ना देगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। चलिए अच्छा क्वेश्चन आया है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आने भी चाहिए एग्जाम में, तब जाकर पता लगता तैयारी होती क्या है आप लोगों की। ठीक है, तो चलिए, अनार के फलों के जूस में औसतन कुल घुलनशील पदार्थ यानी कि TSS डिग्री ब्रिक्स से होता है 5, 10, 15, 20। आपको बताना है कितना होता है, यानी कि अनार के फलों के जूस में औसतन कुल घुलनशील पदार्थ यानी कि कुल घुलनशील पदार्थ। अच्छा ये ज्ञात किससे किए जाते हैं, TSS, तो मैं बता देता हूँ। ज्ञात हैंड रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर। तो देखिए इसका जो आंसर है सही वो है 15। वैसे तो अमूमन होता है 16 से 18 के बीच।
ठीक है। पर इसके नज़दीक कौन आ रहा है, वो आ रहा है 15, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो 15 जाएगा। अगर यहाँ पे 16-17 होता तो फिर 16-17 राइट आंसर जाता आप लोगों का, ठीक है। तो 15 से 18 अमूमन वही आ जाता है रेंज, तो अपना 15 जो है इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग और अपने आंसर के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही जाता है। अच्छा, अनार का जो नाम होता है वो होता है प्यूनिका ग्रेनेटम, प्यूनिका ग्रेनेटम, ठीक है। एक इसकी वेराइटी होती है जालोट सीडलेस, ध्यान रखना इसकी, बहुत पॉपुलर वेराइटी है जालोट सीडलेस अपने राजस्थान के हिसाब से। और इसको जो विकसित की थी आप लोगों के, वो की थी काजरी ने, ध्यान रखना। विकसित किसने की थी, काजरी। किसने की थी, काजरी। विकसित किसने किया था जालोट सीडलेस, जो किस्म है वो किसने विकसित की थी अपनी, वो की थी अपनी काजरी ने। और एक और इसकी किस्म होती है भगवा, भगवा या सिंदूरी। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, उत्पादन सर्वाधिक या फिर सर्वाधिक उत्पादन, ऐसे करो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है। इसका होता है भगवा या सिंदूरी, जो किस्म है उसका होता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। खजूर का पौधा लगाने के लिए ऑफ शूट का वजन होना चाहिए। क्वेश्चन में ही क्वेश्चन बना हुआ है, पहचान सकते हो तो पहचानिए आप लोग क्या क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन ये बना हुआ है कि खजूर का पौधा लगाने के लिए क्या है, खजूर का पौधा लगाने के लिए ऑफ शूट का वजन होना चाहिए 6 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, 18 किलोग्राम, 24 किलोग्राम। पहले तो ये देखें कि अपन ऑफ शूट होता क्या है सर। देखिए मान लीजिए खजूर का पौधा है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे ही होता है खजूर का पौधा, आप लोगों ने देखा ही होगा अमूमन, ठीक है। ये जो है आप लोगों का खजूर का पौधा हो गया, ठीक है। अब इसकी जो पत्तियां होंगी आप लोगों ने सभी ने देखी होगी, ऐसी पत्तियां होती है, ठीक है। कैसी पत्तियां होती है, ये ऐसी आप लोगों की जो है वो पत्तियां होती है, ठीक है। ये ऐसी वाली जो है अपनी, ये क्या होती है, पत्तियां होती है आप लोगों की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो खजूर है आप लोगों की, यहाँ से जहाँ से इसका ये वाला जो पार्ट होता है ये जुड़ाव, ध्यान रखना कौन सा जुड़ाव, जहाँ से जमीन से तने और जो रूट का जुड़ाव होता है, यहीं से एक आप लोगों का छोटा सा जो है वो पौधा निकलता है। आप लोगों ने देखा होगा ये खजूर के पास में निकलता है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, नोट किया होगा। यहीं से जो है अपने पास में से जो है एक पौधा निकलता है, छोटा सा रहता है, मैंने थोड़ा ज़्यादा बना दिया हो तो वो पता नहीं मुझे भी, ठीक है। पर एक छोटा सा पौधा इस जगह से निकलता है, जहाँ से जो जुड़ाव रहता है ना, ये वाला जुड़ाव, यहाँ से एक पौधा निकलता है। और इस पौधे को ही अपन क्या बोलते हैं, ऑफ शूट। क्या बोलते हैं, ऑफ शूट बोला जाता है। और इसका जो वजन रहता है वो रहता है 12 से 14 किलोग्राम। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, 12 से 14 किलोग्राम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 12 किलोग्राम। क्या आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 12 किलोग्राम। तो ये जो छोटा सा पौधा होता है इसका वजन होता है अपन 12 से 14 किलोग्राम का। ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा आप लोगों को, छोटा सा रहता है। तो ये जो होता है अपना 12 होता है। और इसका मैंने अभी नाम बताया था आप लोगों को कि क्या नाम होता है इसका, फोएनिक्स डेक्टाइली, फोएनिक्स डेक्टाइली फेरा। फोएनिक्स से क्या होता है, डेक्टाइली फेरा। ये सुपरवाइजर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना आप लोग। अभी आया था लास्ट
लास्ट वैकेंसी जो हुई उसमें खजूर का नाम ही पूछ लिया उसने, ऐसे बेसिक से क्वेश्चन देते हैं आप लोगों का, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। तो यहाँ से जो पौधा निकलता है, जहाँ से जड़ और तने का जुड़ाव होता है और जहाँ से जमीन संपर्क आती है, वहीं से जो आप लोगों का पौधा निकलता है वो क्या कहलाता है आप लोगों का? ऑफ शूट कहलाता है। क्या कहलाता है आप लोगों का? ऑफ शूट कह दो या ऑफ शूट कह दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 12 से 14 किलोग्राम इसका वजन रहता है, नेट वेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, बाकी और वेट तो कोई काम के आप लोगों के नहीं है। चलिए अगला था डिप्लोडिया स्टेम एंड रूट। डिप्लोडिया स्टेम एंड रूट किस फल का रोग है? देखिए ये आश्चर्यजनक है, ऐसे क्वेश्चन आने नहीं चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? बहुत डीपली क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है कि ये कई सारे पौधों में भी लगता है। जो आपने पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज है, पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज है डिप्लोडिया स्टेम एंड रूट। कौन सी डिजीज है आप लोगों का? पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट जो है अपनी वो डिजीज है, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज जो है अपनी डिप्लोडिया स्टेम एंड रूट किस फल का रोग है? तो पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज है। अब देखना है किसका है, तो खजूर, अंगूर, बेल और आम। देखिए वैसे तो ये सबसे खतरनाक जो रोग है वो किसका है? सिट्रस का। किसका है? सिट्रस का। एक कवक जनित बीमारी है, ध्यान रखना। देखिए होता कैसे मैं बता देता हूँ अभी आपको। ये मान लीजिए ये अपना मैंगो है, ठीक है। चलिए मैंगो ही बनाते हैं आज, ठीक है। मान लीजिए अपना क्या है? मैंगो है, ठीक है। ये मैंगो हो गया अपना। अब इस मैंगो का ये देखिए इससे एक कलर हो गया, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया आप लोगों का? मैंगो हो गया, मान लीजिए बिल्कुल जो है अपना वो कलर वाला हो गया मैंगो, ठीक है। ठीक है, ये जो है अपना वो क्या हो गया? मैंगो वाला जो है। अब देखिए इसमें होता क्या है, सेम आपको जो है वो डिक्टो जो है वो केस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है आप लोगों का? ब्लैक जो होता है ये ऐसा जो होता है आप लोगों का, ये देखिए ये देखिए ऐसे जो है आप लोगों के फल जो है वो ऐसा देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। ये हो सकता है यहाँ भी रहे आप लोगों का, या हो सकता है यहाँ भी रहे। ये जो है आप लोगों को ऐसा जो है वो फल देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। अब अगर ऐसा फल देखने को मिल जाए कब? कटाई उपरांत प्रबंधन, यानी कि जब आप लोग काटते हो उसके बाद जो है आप लोगों को अगर ऐसा फल देखने को मिल जाता है तो ये समझ लेना वो किसका शिकार है? वो डिप्लोडिया स्टेम एंड रोट जो रोग है उसका जो है आप लोगों का वो शिकार हो चुका है। तो ये कवक जनित बीमारी है, सबसे ज़्यादा सिट्रस में लगती है। पर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो खजूर, अंगूर, बेल और आम, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये जाएगा आम के अंदर। और कटाई उपरांत प्रबंधन यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट जो है वो आप लोगों का रोग है, ठीक है। यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट जो है वो रोग है आप लोगों का, ठीक है। चलिए तो ऐसा कुछ आप लोगों का जो है फ्रूट नज़र आता है, जैसे मैंगो तो सेम लाइक आप लोगों का डिक्टो नज़र आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे चलते हैं। अच्छा आम की चर्चा हम बारे करें, आम का नाम होता है मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम होता है? मैंजीफेरा इंडिका जो होता है वो इसका क्या हो जाता है? बॉटनिकल नेम हो जाता है। चलिए अच्छा दिख रहा है मैंगो, आप लोग खाने का मन कर रहा होगा पर खा नहीं सकते, ठीक है। चलिए बना ही सकते हैं अभी तो हाल फिलहाल तो। चलिए मेरा मन हो रहा पर खा नहीं सकते ना, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि केले की पनामा व उकठा रोग रोधी किस्म है। अच्छा क्वेश्चन दिया है,
जो केले की किस्म है उसमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन छाटा है उसने कि केले की पनामा और उकठा रोग रोधी किस्म है पुवन, रोबस्टा, लाल केला या सफ़ेद बेलची। आप लोगों को बताना। देखिए 3 किस्में जो है आप जनरली इसका बता सकते हो कि जो केले की पनामा और उकठा रोग रोधी किस्म है पुवन, रोबस्टा, लाल केला, सफ़ेद बेलची। तो इसका आप लोगों को सही आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है, पहले बात कर लेते हैं कि पनामा और उकठा रोग रोधी किस्म होती क्या है। तो ये जो होती है आप लोगों को, ये कवक जनित होती है। ठीक है, इक्विबेनेंसिस नाम से आता है, वो जनित होती है। ठीक है, अब इसमें होता है क्या है, प्लांट, अपन सीधा प्लांट की बात करेंगे, कवक जनित की बात तो हो चुकी है अपनी। मान लीजिए ये जो है इसकी, ये जो है आप लोगों की जड़ें जा रही है। ठीक है, छोटी छोटी जड़ें रहती है केले में, कोई ज़्यादा बड़ी जो है वो जड़ें रहती नहीं है आप लोगों की। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से जो है वो अपनी केले की घड़े जो है वो निकल रही है। ठीक है, ऐसे निकल गई, मान लीजिए ये वाली। ठीक है, तो अपनी क्या होता है कि ये जो पत्तियाँ रहती है ना आप लोगों की, ये देखिए इधर, ये जो वाले पत्तियाँ जो रहती है ये क्या हो जाती है आप लोगों की, सूख जाती है, यानी कि ड्राई हो जाती है। क्या हो जाती है, ये सूख जाती है आप लोगों की। और ये सूखने के बाद ऐसी लगती है बिल्कुल जैसे आप लोग हवा करते हो ना, जो अपन बोलते हैं हवा करने वाला बिजली आता है, ऐसी हो जाती है आप लोगों की बिल्कुल ये पत्तियाँ। और ये होती है कवक जनित की वजह से। और ये बहुत भयंकर बीमारी है आप लोगों की। किसकी भयंकर बीमारी है, केले की, यानी कि बहुत सीरियस बीमारी है आप लोगों की केले की। और इसकी जो रोगरोधी किस्म है वो है आप लोगों की पुवन। कौन सी किस्म है, रोगरोधी जो किस्म है वो अपनी कौन सी आ जाएगी आप लोगों की, पुवन जो किस्म है वो आप लोगों की रोगरोधी आ जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है उसने, ऐसे क्वेश्चन आने भी चाहिए आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से। रोबस्टा है नहीं, लाल केली, सफ़ेद बेलची, चारों किस्में है केले की, ध्यान रखना, चारों किस्में किसकी है, केले की। पर उसने स्पेशल पॉइंट ऐड कर दिया कि पनामा व उकठा रोग रोधी किस्म है जो आप लोगों की पुवन है। कहने का मतलब प्लांट जो है सूख जाता है, बस इतना सा है, पत्तियां बिल्कुल सूख जाती है, तना भी सूखने को आता है आप लोगों का। ठीक है, तो वैसा रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन आया है, अमरूद की ललित किस्म कहाँ से विकसित की गई है। ठीक है, यानी कि ललित वेराइटी इज डेवलप्ड, जो गोवा की जो ललित वेराइटी है वो डेवलप्ड कहाँ से हुई है, यानी कि कौन से इंस्टीट्यूट से निकाली गई है। IARI, ये देखिए आई, चलिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सही लगेगा। IARI, तो यहाँ से तो पूसा नाम से किस्में निकलती है, पूसा नाम से, पूसा नाम से किस्म। ठीक है, IIHR, ये देखिए IIHR, यहाँ जो निकलती है वो अर्का नाम से निकलती है, ध्यान रखना। ठीक है, अर्का नाम से जो किस्म निकलेगी वो IIHR बेंगलोर से निकलेगी। यहाँ से पंतनगर नाम से निकलती है, पंत नाम से निकलती, सॉरी है ना, पंत नाम से निकलती। अब बचा कौन सा, CISH, जो लखनऊ वाला इंस्टीट्यूट है अपना वो निकालता है। एक तो ललित निकली थी और एक श्वेता, ध्यान रखना, दोनों किस्में जो है वो यहीं से निकली थी, ललित और श्वेता। और जो ललित है वो लाल गुदे वाली किस्म है, ध्यान रखना, लाल गुदे वाली किस्म। ललित जो है अपनी वो लाल गुदे वाली किस्म है। और जो कहाँ से निकली थी, वो निकली थी अपनी, ये देखिए लखनऊ, रहमान खेड़ा लखनऊ, CIH यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो रिसर्च सेंटर है अपना लखनऊ वाला, वहाँ से निकली थी ललित वाली। अगर पूछ ले पूसा नाम से किस्म विकसित होती है IRI, अर्का नाम से होती है हैसरगट्टा, पंत नाम से होती है पंतनगर नैनीताल। और अगर ये पूछे तो वैसे ऑप्शन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसमें क्वेश्चन बना हुआ है कि निम्न में से अमरूद की किस्म है, तो वो ललित आ जाएगी, वहाँ से कहाँ से निकाली गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया आम की किस्मों से, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तो इसका थोड़ा बहुत ट्रेंड कम हो गया प्रचलन, पर 2-5 साल, जब 2015 से 20 के बीच का जो आप लोगों का जो पूरा 5 सालों का पीरियड था, उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि रत्ना अल्फांजो और इनका क्रॉस पूछा हुआ है। ठीक है, रत्ना तथा अल्फांजो के संकरण से आम की कौन सी किस्म निकाली गई है, भाई आप लोगों को बताना इनमें से कौन सी किस्म निकाली गई है। सिंधु, रत्ना, नीलेशान, नीलफांजो। अब ये 2 किस्में तो सुनी ही नहीं भाई,
नाम ही ऐसा दे दिया उसने। तो देखिए आप लोगों ने सबने सुना होगा RAS, मैं एक शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे RAS। तब इन तीनों में से किस किस के नाम में आगे R लग रहा है उस हिसाब से आप लोग मिला सकते हो। रत्ना, ये रत्ना लीजिए। अल्फांजो, ये अल्फांजो लीजिए। अरे ये वही है, बताऊँ आपको, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ठीक है, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं है, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, ठीक है, आपके हिसाब से। तो और एस का मतलब क्या हो जाएगा, सिंधु, क्या हो जाएगा, सिंधु। अब रत्ना का क्रॉस क्या होता है, तो रत्ना का देखना नीलम, नीलम इंटू अल्फांजो बराबर रत्ना, यानी कि NAR। क्लियर। रत्ना और अल्फांजो का क्रॉस सिंधु कहलाता है, RASNAR, नीलम इंटू अल्फांजो बराबर रत्ना जो है आप लोगों का, वो इसका जो है सही आंसर ये हो जाएगा NAR वाला, ठीक है। चलिए नीलेशान नीलफांजो है नहीं आप लोगों का। एक और होता है DNAR, यानी कि दशहरी इंटू नीलम, वो भी बता ही देता हूँ आप लोगों को। बराबर आम्रपाली, और ये हो जाएगा DNA, ठीक है। दशहरी नीलम इंटू आम्रपाली हो जाएगा DNA के अकॉर्डिंग हिसाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। आम की केसर किस्म, अब देखिए आम सी की किस्मों से 2 क्वेश्चन आ गया, मतलब आम की किस्में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के पॉइंट ऑफ एग्जाम की दृष्टि से। आम की केसर किस्म निम्न में से किस प्रदेश में प्रमुखता से उगाई जाती है। केसर पूछा उसने कि आम की जो केसर किस्म होती है वो कौन से प्रदेश में बहुतायत, यानी कि कौन से प्रदेश में मुख्यतः उगाई जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, 4 जो है आप लोगों के वो 4 स्टेट के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से केसर जो किस्म है वो कहाँ पे। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, एक बड़े एग्जाम में भी आया था, एक सुपरवाइजर एग्जाम में भी आया था, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में तो आप सबको पता है दशहरी उगाते हैं अधिकतर, दशहरी हो गया, लंगड़ा हो गया, ये उत्तरी भारत की किस्म है, ठीक है, अमूमन ये उगाते हैं। बिहार में एक फजली नामक किस्म है, ध्यान रखना, कौन सी किस्म है, फजली, कौन सी किस्म आ गई इधर, फजली जो है वो नामक किस्म बिहार में उगाई जाती है। मध्य प्रदेश में कोई महत्वपूर्ण किस्म नहीं है, बच कौन सा गया स्टेट, गुजरात। अब केसर जो किस्म है ना, ध्यान रखना, ये जो केसर किस्म है ना, ये प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त है। आम की ऐसी कौन सी किस्म है जो प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त किस्म है, तो वो केसर है, प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त किस्म, ठीक है। केसर का ध्यान रखना भाई, ये पल्प एक्सट्रैक्शन के लिए भी है आप लोगों का, प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत सुटेबल जो है वो वेराइटी है केसर। और केसर जो है वो गुजरात की है आप लोगों की। उत्तर प्रदेश की दशहरी लंगड़ा भी ग्रो कर सकते हो आप लोग। बिहार जो है वो फजली जो किस्म हो जाती है आप लोगों की, वो बिहार की आप लोगों की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो अपन आगे चलते हैं। चलिए ये अपना आम की जो है किस्में हो चुकी। पश्चिमी राजस्थान में, आहा क्या क्वेश्चन आया, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। जैसे ही पश्चिमी राजस्थान आ जाए समझ लेना वो बेर से रिलेटेड होगा। पश्चिमी राजस्थान में बेर के वृक्षों में कांट छाट का मतलब क्या होता है, प्रूनिंग करने का उपयुक्त समय है। पहली बात सुनिए आप लोग, 2 चीज़ होती है, एक तो संदाई होती है, ट्रेनिंग का मतलब होता है उसे ट्रेन करना, प्रूनिंग का मतलब होता है उसे सही अपन जो रहते हैं कांट छाट करना। कांट छाट का मतलब जैसे अपना हेयर है, जो सिर के हेयर है, अगर ज़्यादा बड़े बाल हो जाएंगे तो ये बाल क्या करेंगे, इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी आगे आएंगे, कभी पीछे। तो एक जो शेप रहता है अपना, शेप का मतलब जो एक लुक रहता है वो लुक नहीं आता, यानी कि क्वालिटी नहीं आती है। क्या नहीं आती है, अपनी क्वालिटी नहीं आती है। और जैसे आप कटिंग करवा के यानी कि हेयर्स कट करवा के निकलोगे तो आप अलग ही लगोगे, यानी कि क्या है, क्वालिटी अपनी इंप्रूव होगी, ठीक है।
इनका मतलब स्टैंडर्ड अपना इंप्रूव हो गया। बाकी तो बाल इधर उधर जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आवारा है कहीं, ठीक है, ऐसा लगेगा, रद्दी वाला वो वाला। तो काट छाट का मतलब होता है पौधे की रोगग्रस्त शाखाएं, पौधे की रोगग्रस्त शाखाएं, झुकी हुई शाखाएं, झुकी हुई, पौधे की रोगग्रस्त शाखाएं, झुकी हुई शाखाएं, आपस में उलझी हुई शाखाएं, आपस में उलझी हुई शाखाएं, को काटना, या सूखी हुई, पौधे की रोगग्रस्त शाखाएं, झुकी हुई शाखाएं, आपस में उलझी हुई सूखी हुई शाखाओं को काटना, ताकि एक पौधे का लुक अच्छा जाए और उसमें अच्छी क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता वाले जो है अपन को फल प्राप्त हो, ये कहलाता है प्रूनिंग। और एक कहलाता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है एक अच्छा शेप देना, कि पौधे को ऐसा शेप दिया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है, अगर उसमें फ्लावर आते हैं और फल बनते हैं तो उनको झेलने की क्षमता उसके पास मौजूद रहे, ऐसी डाली, मजबूत वाली डाली, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मार्च का अंतिम सप्ताह, अप्रैल का अंतिम सप्ताह, मई का अंतिम सप्ताह और जून का प्रथम सप्ताह। तो देखिए इसका जो सही समय होता है वो मध्य अप्रैल से मध्य के बीच का माना जाता है। मध्य अप्रैल से मध्य मई, यानी कि अप्रैल का अंतिम सप्ताह कब है? उपयुक्त समय जो है वो है अप्रैल का अंतिम सप्ताह और मई का प्रथम सप्ताह। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो अपना सही जाएगा वो जाएगा अप्रैल का अंतिम सप्ताह। चलिए, बेर का क्या नाम है? देखिए बेर का जो नाम है, जीजीमा बेर पे रहम करता है, ठीक है, जीजीफस मॉरिशियाना। और इसका जो कुल होता है वो रहमनेसी होता है, ध्यान रखना, इसका जो कुल होता है वो रहमनेसी होता है, ठीक है। जीजीफस मॉरिशियाना कुल होता है रहमनेसी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। इस पेपर में तो मतलब ये समझ लीजिए जान क्वेश्चन फोंक दी थी उसने, ऐसे ऐसे तगड़े क्वेश्चन दिए थे कि हवा नहीं लगी थी पेपर वालों को, ठीक है। कि आंवले के पौधे पर पुष्प किस माह में आते हैं? आंवले के पौधे पर पुष्प किस माह में आते हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई। आप लोगों को बताना है कब आते हैं इसके अंतर्गत। अभी आप लोगों के आंवले की तुड़ाई चालू होने वाली है, यानी कि उसका जो है फल जो है पूरी तरह बन चुका है, अब उसको हार्वेस्ट करना बाकी, अब चल जाएगी, अक्टूबर नवंबर आएगी, आप लोगों का लगभग हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, होने वाली है आप लोगों की। तो उस समय से मान लीजिए आप लोग कब आए, अब आप सोचें सर जुलाई भी है, मई भी है, मार्च भी है, सर इसमें जनवरी हो नहीं सकता क्योंकि तुड़ाई चालू है, दिसंबर हो नहीं सकता, नवंबर हो नहीं सकता, तो कब आए? तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। BHU जो होता है पेपर आप लोगों का MSc के लिए, उसका एक फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है और कई मरतबा जो है आप लोगों का एक क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मार्च। क्या है? मार्च। और अगर आंवले की बात करें तो आंवले का नाम होता है एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, ऑफिसिनेलिस क्या नाम होता है? अम्बिका ऑफिसिनेलिस जो है वो इसका नाम हो जाता है। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वैरायटी है, बनारसी, चकैया, कौन सी है? बनारसी है और चकैया, और एक और हाथी जूल आती है, वो इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है। बाकी और महीनों में तो कोई काम है नहीं इसका, ठीक है। चलिए, बेल के फल किस माह में पकते हैं? बेल यानी कि बिल, जो कहते हैं ना गांव में गोंद जैसा आता है, ऐसा बड़ा सा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा कभी गेंद जैसा। अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को, ऐसा कलर में रहता है आप लोगों का ये वाला जो है, ये इस वाले कलर में रहता है। और ऐसा रहता है जैसे सिर में पड़ जाए तो सिर ही दो टुकड़े हो जाए, यानी कि बिखर जाए पूरा का पूरा सिर। तो होता है बिल। क्या होता है? बिल। क्या होता है? बिल होता है। ये बिल के बारे में इसने पूछा है कि बिल के फल किस माह में पकते हैं। तो देखिए बिल के जो फल पकते हैं वो पकते हैं अप्रैल मई। देखिए इसमें जो है
जैसे मान लीजिए अभी अप्रैल मई 2022 में अगर इसमें पुष्पन हुआ है, पुष्पन कब हुआ तो फल कब पकेंगे, ध्यान रखना, फल पकना ये हो जाएगा अगले साल जो अप्रैल मई आएगी ना, यानी कि बराबर एक वर्ष यानी कि 12 माह। क्लियर है स्थिति? यानी कि जो पुष्पन होता है अपना वो अप्रैल मई 2022 और फल पकना जो होता है वो होता है अपना अप्रैल से मई 2023, यानी कि बराबर एक वर्ष या 12 माह में जो होते हैं इसके जो होते हैं आप लोगों के बेल के फल पकते हैं, क्योंकि इसमें इतना स्वादिष्ट इसका जूस लगता है, क्योंकि इसकी TSS कुल घुलनशील ठोस 32 होती है, जो सर्वाधिक होती है। क्या होती है? जितने भी आप लोगों के फल हैं उनमें सर्वाधिक TSS टोटल सोल्यूबल सॉलिड जो होता है आप लोगों का कुल घुलनशील ठोस वो बिल में होता है, और लगभग इसकी TSS जो होती है वो होती है आप लोगों की 32। कितनी होती है? 32 डिग्री ब्रिक्स, ये परसेंटेज कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अप्रैल मई जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। FPO, अब क्वेश्चन में ही क्वेश्चन बना हुआ है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। FPO का मतलब होता है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। 1955 के अनुसार जेम को क्या देखो फल पाक बोला जाता है, ठीक है। इसमें फल के गुदे के साथ साथ आप लोगों का फल का गुदा भी रहता है जूस के साथ साथ, तो ये हो जाएगा फल पाक में फल का अंश कम से कम कितना प्रतिशत होता है, यानी कि फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर कब लागू हुआ था? पहला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का कि फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर कब लागू हुआ था? 1955 के अनुसार जेम यानी फल पाक में फल का अंश कम से कम कितने प्रतिशत होता है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा अपना 45%। और जेम में जो TSS होती है, जेम बनता किसका है, कौन से फल से बनता है, तो ध्यान रखना ये बनता है अपना सेब से। और अगर इसमें बात करें अपन TSS की, तो TSS रहता है 68%। कितना रहता है? लगभग 68 जो है इसका परसेंट जो है वो TSS रहता है। क्या रहता है? 68% जो है वो TSS रहता है अपना जेम के अंदर। जेम में फल का अंश कम से कम कितने प्रतिशत होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो अपना जाएगा 45%। क्लियर है? TSS 68% बनता किसका है सबसे अच्छा? वो बनता है सेब का, यानी कि एप्पल का बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। आंवले का पानक स्क्वैश बनाने में कितना साइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो एसिड रहता है, देखिए एसिड क्या काम करता है? अशुद्धियाँ दूर कर देता है, अशुद्धियाँ दूर कर देता है और कोई ज़्यादा इसका काम नहीं रहता है। ये वैसे ऐसा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, पर बेवजह ही क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं निकलता है। अब वो बनाते हैं कितने ग्राम डलती है थोड़ा, अगर इसके अलावा जेम जेली का क्वेश्चन देता तो फिर भी ठीक रहता वो क्वेश्चन कि उसमें कितना डलता है। तो पानक स्क्वैश का इनमें TSS पूछ ले आप लोग, फल जो का अंश रहता है वो पूछ ले, वो ठीक रहता है। तो जेम जेली से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, इस क्वेश्चन से बेटर वो रहता मेरे नज़र में तो, ठीक है। आंवले का पानक स्क्वैश बनाने में कितना प्रतिशत होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 10 ग्राम जाएगा। अब इसमें तो कोई समझाने वाला लॉजिक है नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई समझाने जैसा इसमें कुछ लॉजिक बचेगा आप लोगों का, ठीक है। देशी गुलाब के पुष्पों में यानी कि रोजा डमेशियाना चेती गुलाब, ये क्या होता है? चेती गुलाब में कितने प्रतिशत एसेंशियल ऑयल पाया जाता है? चेती गुलाब यानी कि जो है आप लोगों का इसको क्या बोले? चेती गुलाब, चेती, हाँ जी, चेती गुलाब के पुष्पों में रोजा डमेशियाना में कितने प्रतिशत एसेंशियल ऑयल पाया जाता है? 0.01%, 0.04%, 0.08%, 0.10%। अगर इसकी जगह वहाँ मान लीजिए ये दे देता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और मान लीजिए उसने दे दिया, तब भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो ये जाएगा। वैसे तो इसका सही आंसर आना चाहिए 0.05। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो आप लोग, 5 के पास में कौन आ रहा? बिल्कुल 0.04। तो ये वाला जो प्रतिशत वाला जो है वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट सही जो है वो इसका आंसर आप लोगों का चला जाएगा, एसेंशियल ऑयल। देखिए चेती गुलाब जो सबसे ज़्यादा होता है अपना
जो रोजाडमेसियाना होता है ये होता है आप लोगों का खमनोर, खमनोर राज संबंध में होता है। एक पुष्कर, दो जगह होता है, किसी में कम ज़्यादा ऐसा ही चलता रहता है, खमनोर पुष्कर। तो इसमें जो असेंशियल ऑयल पाया जाता है तो ये होता है 0.04 से प्रतिशत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुलाब से लगभग क्वेश्चन पूछे जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो हर बार आता भी है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। 1 हेक्टेयर में गेंदे की खेती करने के लिए गेंदा, मेरीगोल्ड, टैगेटस एरेक्टा, टैगेटस पेटुला, पिछली बार क्वेश्चन आया था 2019 वाली में, क्या नाम होता है, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर में गेंदे की खेती करने के लिए नर्सरी के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? 1.5 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम, 4.5 किलोग्राम या फिर 5.5 किलोग्राम? आपको बताना है इनमें से कितनी होती है। 1 हेक्टेयर में गेंदे की खेती करने के लिए नर्सरी के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? तो देखिए 1.5 किलोग्राम, 3.5, 4.5, 5.5, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा 1.5 किलोग्राम। देखिए 2 तरह के मेरीगोल्ड होते हैं। पहला होता है अफ्रीकन मेरीगोल्ड, इसका जो नाम होता है वो होता है टैगेटस लिरेटा, और एक होता है फ्रेंच मेरीगोल्ड। टैगेटस पेटुला। आइए समझ, 2 होते हैं। अब देखिए इनमें से जो अफ्रीकन मेरीगोल्ड होता है ये होता है आप लोगों का डिप्लोइड, ठीक है। और ये जो होता है पेटुला ये होता है टेट्राप्लोइड। ठीक है, डिप्लोइड यानी कि इसके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 24, और 24 का दुगना यानी कि डिप्लोइड का दुगना 48। अब पिछली बार जो 2019 में पेपर आया था उसने इनमें से नाम पूछा था कि अफ्रीकन मेरीगोल्ड, फ्रेंच मेरीगोल्ड, दोनों में से एक का नाम पूछा था। वो अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब अपने सामने वो आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप भी बताना कि आंसर इसका क्या रहेगा। तो अफ्रीकन मेरीगोल्ड टैगेटस इरेक्टा, फ्रेंच मेरीगोल्ड टैगेटस पेटुला। तो 1.5 किलोग्राम जो है वो अपनी इसकी बीज दर रहती है। 1 से 1.5 किलोग्राम मिर्च की भी रहती है, घाट गोभी की भी रहती है, ये रहती है आप लोगों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम्बी और माल्टा के प्रवर्धन प्रोपोगेशन में निम्न में से कौन सा मूलवंत प्रयोग लिया जाता है? बहुत अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है, सब बता सकते हैं। ऑप्शन देख के है ना, सिट्रस जम्बेरी, सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस पेरासिडी और सिट्रस ग्रांडियस। क्यों, चलिए बताइए इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या होना चाहिए इसका जो राइट आंसर है वो। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है सिट्रस रेटिकुलेटर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो खुद एक संतरे का नाम है। संतरे का वानस्पतिक नाम जो है सिट्रस रेटिकुलेटा। सिट्रस जम्बीरी जो है आप लोगों का एक तरह का रूट स्टॉक है। सिट्रस पेराडिसी और सिट्रस ग्रांडिस ये दोनों आपके सिलेबस से बाहर है, यानी कि आपके सिलेबस में नहीं। ये है तो रूट स्टॉक एक स्पीसीज है आप लोगों की, प्रजाति। किसकी ये प्रजाति? वो भी सिट्रस की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? एक तरह से सिट्रस की प्रजाति है आप लोगों की। तो सिट्रस जम्बेरी, सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस पेराडिसी और सिट्रस जो है ग्रांडिस, चारों प्रजाति है। इसमें से जो प्रवर्धन प्रोपोगेशन के लिए प्रयोग में ली जाती है, देखिए प्रोपोगेशन में कैसे प्रयोग में ली जाती है इसके बारे में भी थोड़ा मैं बताता हूँ आप लोग। देखिए 2 चीज़ होती है इसमें, अपन क्या करते हैं बडिंग यानी कि कलिकायन। कलिकायन का नाम होता है बडिंग। अब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों का ये क्या है मूलग्रंथ, ठीक है। मूल ग्रंथि कह सकते हैं, कलम बंधन में कहते हैं, पर इसमें भी सेम वही करते हैं। अब बडिंग यानी कि बड लेके आते हैं, कली लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? कली। अपन ने क्या किया, मान लीजिए
ये हो गया सिट्रस जम्बीरी, ये देखिए यहाँ पे मूल व्रंत, तो मूल व्रंत हो गया सिट्रस जम्बीरी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, मान लीजिए मौसम्बी का पौधा है, तो मौसम्बी में अपन क्या करेंगे, टी बडिंग यानी कि एक ऐसी बडिंग आकार की अपन क्या लेके आएंगे, ऐसी क्या लेके आएंगे अपन, कली, क्या लेके आएंगे, ऐसी कली लेके आएंगे। और यहाँ पे भी सेम, देखिए इधर देखिए, यहाँ पे भी अपन सेम क्या करेंगे, ऐसे कैसे अपन क्या करेंगे, ऐसे कैसे शेप में जो है अपन एक आकृति बनाएंगे, और इस आकृति में इस कली को लाके अपन, इस वाली कली को इसमें लाके अंदर, ऐसा कैसे अपन क्या करेंगे इसके अंदर, ये देखिए बस, इसको बोलते हैं टी कलिकायन। क्या बोलते हैं, टी या शील्ड कलिकायन। क्या बोलते हैं, टी या शील्ड कलिकायन। क्या बोला जाता है, टी या शील्ड जो कलिकायन है वो इसको बोला जाता है। सेम ऐसी कैसी रहती है आप लोगों की, और ये जो होती है आप लोगों की संतरे, स्वीट ऑरेंज व गुलाब के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि। गुलाब के व्यावसायिक प्रवर्धन की क्या है, विधि है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, संतरे, स्वीट ऑरेंज, गुलाब के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है, तो वो टी बडिंग है, टी कलिकायन है। और टी कलिकायन का दूसरा नाम शील्ड बडिंग। क्या है, क्या है, शील्ड बडिंग। क्या नाम है इसका, वो है शील्ड बडिंग नाम है आप लोगों का, ठीक है। कलिकायन या कली का जो नाम है वो कौन सा नाम हो जाएगा, शील्ड बडिंग, ठीक है। संतरे, स्वीट ऑरेंज, गुलाब के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि अपने सिट्रस जो जम्बीरी हो जाएगा अपना रूट स्टॉक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। ओके चलिए, तो ये आ गया होगा आप लोगों के समझ में कि मौसम्बी माल्टा के प्रवर्धन में निम्न में से कौन सा मूल व्रंत प्रयोग में लिया जाता है। अब देखिए ये जो दोनों आपस में जुड़ेगी ना, इनको क्या करेंगे अपन, बांध देंगे। दोनों में क्या होता है, कैम्बियम परत होती है। अब दोनों की कैम्बियम परत आपस में जुड़ेगी और जुड़ने के बाद कोशिका विभाजन होगा, नई कोशिका उत्पन्न होगी। नई कोशिका उत्पन्न होने के स्वरूप जहाँ से बढ़ रहेगी वहीं से जो है नई शाखा का आप लोगों का विकास होना शुरू हो जाएगा, नई जो है कलिका उसका जन्म होना शुरू हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए हाँ, तो टी शील्ड कलिकायन होती है, संतरे या स्वीट ऑरेंज होती है, गुलाब की व्यावसायिक प्रवर्धन की जो है वो विधि है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है आप लोग ध्यान रखना है इसको, सिट्रस जम्बेरी वाले को। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन आया है, पंजाब स्वीट निम्न में से किसकी किस्म है। पंजाब जो स्वीट हैं और किसकी किस्म है, अनार, अंगूर, पपीता या अमरूद। बताइए पंजाब स्वीट जो है निम्न में से किसकी किस्म है, अनार, अंगूर, पपीता, अमरूद। देखिए जो पंजाब स्वीट जो है वो किस्म आप लोगों की मैं बता देता हूँ, वो डायोसियस किस्म है। अब शायद मेरे हिसाब से आप लोगों को मैंने हिंट दिया तो आप लोग समझ गए होंगे, डायोसियस। डायोसियस जो किस्म किसमें चलती है, पपीता में। किसमें चलती है, पपीता में। अच्छी किस्म है पंजाब स्वीट। आप लोगों का एक पंजाब छुआरा आती है, कौन सी आती है, देखिए टमाटर की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, टमाटर की हो जाएगी। पंजाब छुहारा जो किस्म है वो किसकी हो जाएगी, आप लोगों की टमाटर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, ये प्रसंस्करण है तो उपयुक्त किस्म है पंजाब छुहारा। सॉरी, पंजाब स्वीट जो है डायोसियस किस्म है, और वो डायोसियस किस्म किसकी है अपनी, वो है पपीता की। किसकी किस्म है, डायोसियस किस्म जो है वो आप लोगों की किसकी है, पपीता की है। किसकी है, डायोसियस किस्म जो है वो पपीता की। चलिए अनार की रूबी होगी,
भगवा होगी, सिंदूरी होगी, अंगूर की थॉमसन सीडलेस होगी आप लोगों की, ठीक है, और बहुत सारी है आप लोगों की। अमरूद की होगी आप लोगों की कई सारी किस्म, ललित, श्वेता, इलाहाबाद सफ़ेदा, ये कई सारी जो है अपनी किस्में हैं। बेंगलुरु ब्लू है आप लोगों की, और भी कई सारी है आप लोगों की इसमें, है ना, किस्में, पॉपुलर किस्में है थॉमसन सीडलेस अंगूर की आप लोगों की, ठीक है। चलिए, पूसा नवरंग है, देखिए आप लोगों की बहुत अच्छी किस्म पूसा नवरंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है अपन चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक कट फ्लावर नहीं है? मेरे हिसाब से क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ दिख रहा है। चलिए, थोड़ा आउट ऑफ है पर ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक कट फ्लावर? देखिए, कट फ्लावर का मतलब होता है जैसे ये, देखिए जैसे कैसे, ठीक है, मान लीजिए ये जो है आप लोगों का, ये क्या है, कट फ्लावर है, और इस पे जो है अपना ये गुलाब आ रहा है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से गुलाब के पुष्प को कट करते हैं, ठीक है, इन दोनों जगह से। ये अलग पुष्प करना कहलाता है कट, यानी कि डाली सहित जो अपन पुष्प को कट करते हैं वो कहलाते हैं अपने कट फ्लावर। तो इनमें से जो कौन सा है वो आपका कट फ्लावर नहीं है। वैसे ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था, फिर भी दिया है उसने, एग्जामिनर है, दे सकता है। एस्टर, ग्लेडियोलस, झरबेरा, लाइनम, आपको बताना इनमें से। तो देखिए, एस्टर जो फ्लावर है वो भी आप लोगों का कट किया जाता है, ग्लेडियोलस को भी तोड़ के आप लोग रख सकते हो, झरबेरा को भी रख सकते हो, बस लाइनम फ्लावर है जिसको आप लोग नहीं रख सकते हो। इसका जो सही आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा आप लोगों का लाइनम। क्या चला जाएगा सही आंसर? वो इसका चला जाएगा, निम्न में से कौन सा कट फ्लावर नहीं है? लाइनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन आता है कि टमाटर के फलों में लाइकोपिन पिगमेंट किस तापक्रम पर सबसे अधिक बनता है? क्या क्वेश्चन था कि जो टमाटर के फलों में लाइकोपिन पिगमेंट है वो किस तापक्रम पर सबसे अधिक बनता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, पहला जो ऑप्शन है अपना वो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, 35 से 40 डिग्री जो है सेल्सियस। यहाँ पे सेंटीग्रेड है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बताना है, देखिए जो टमाटर में लाइकोपिन, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि टमाटर में जो लाइकोपिन होता है वो कौन से वर्णक यानी कि लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है? ध्यान रखना, अपना पेन भी रंग लाल है तो लाल रंग के लिए जिम्मेदार, लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। और इसका जो सर्वाधिक निर्माण होता है वो होता है 21 से 23 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो कौन सा जा रहा है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग जा रहा है। टमाटर का अगर नाम देखें अपन तो लाइकोपर्सिकॉन, एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकॉन, एस्कुलेंटम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे। 1 हेक्टर में टमाटर की पौध लगाने के लिए, अब देखो टमाटर से 2 क्वेश्चन आ गए कि 1 हेक्टर में टमाटर की पौध लगाने के लिए नर्सरी में कितने क्षेत्रफल पर बीज बोना चाहिए? 225 वर्ग मीटर, 425 वर्ग मीटर, 625 वर्ग मीटर, 825 वर्ग मीटर। वैसे तो इसके लिए जो एरिया होना चाहिए वो होना चाहिए 250 वर्ग मीटर, ठीक है। और जो प्याज की रोपाई के लिए होती है उसके लिए होती है 500 वर्ग मीटर। कितनी होती है? 500 वर्ग मीटर जो होती है इसके लिए क्या चाहिए अपन को? चौपाई चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, प्याज यानी कि 500 वर्ग मीटर और अन्य जितनी भी होती है सबके लिए 250 वर्ग मीटर। तो इसमें 250 के आसपास कौन सी आ रही है? तो जो है अपना पहला ऑप्शन जाएगा 225 वर्ग मीटर। कौन सा जाएगा? 225
वर्ग मीटर वाला जो है अपना राइट आंसर जाएगा। अब प्याज वाला स्पेशल ध्यान रखना आप लोग, मीटर स्क्वायर जो होता है वो 500 मीटर स्क्वायर होता है प्याज वाला, ठीक है। ये अमूमन ध्यान रखना आप लोग, 500 मीटर स्क्वायर वाला प्याज वाला, ठीक है। और 250 वाला जो है अपना वो नॉर्मली सभी के लिए ले सकते हैं। स्पेशल फिर इनमें चला जाता है 100 से 125 टमाटर, 125 से 150 बैंगन और 150 से 200 मिर्च और 200 से 250 जो है अपनी फूल गोभी पत्ता गोभी वाली जो है अपनी क्रॉप चली जाती है, ठीक है। चलिए, प्याज की खेती के लिए किस पीएच मान वाली मृदा सबसे उपयुक्त रहती है? अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। प्याज के लिए देखिए ध्यान रखना, अधिक अम्लीय मृदा नहीं चलती है और एक अधिक क्षारीय मृदा भी नहीं चलती है। एक जो उदासीन क्षेत्र वाली मृदा रहती है वो हमेशा प्याज के लिए उपयुक्त रहती है। तो प्याज की खेती के लिए किस पीएच यानी कि किस पीएच मान वाली मृदा उपयुक्त रहती है? 4.8 से 5.5, 5.5 से 6.8, 6.8 से 7.5, 7.5 से 8.3। तो देखिए मैंने अभी बोला ही आप लोगों को, अधिक अम्लीय मृदा तो चलेगी नहीं और ये बिल्कुल अम्लीय हो जाती है 5.5, और 5.5 से नीचे आने पे तो अम्लीय वर्षा शुरू हो जाती है, इतनी कम पीएच चलती ही नहीं है। तो ये चलेगी 6.8 से 7.5 जो पीएच है वो वाला जो है अपना क्राइटेरिया चलता है। चलिए, राजस्थान में प्याज की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए पोटाश की कितनी मात्रा देनी चाहिए? अभी तो क्वेश्चन पता ही नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछता है, क्योंकि देखिए एक रिकमेंडेड होती है तो इसने पर्टिकुलर राजस्थान के हिसाब से पूछा है और ऐसी चीज़ें कोई याद करके भी नहीं जाता है, हमें भी नहीं याद है। एक्यूरेट बता दूं ना आपको तो हमें भी नहीं याद रहती है, क्योंकि कौन कौन सी क्रॉप की याद रखे, कोई पर्टिकुलर क्रॉप तो नहीं है और आजकल ट्रेंड भी बंद हो गया, ऐसे क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांस नहीं है। इसका डायरेक्ट आंसर देखो इसमें आएगा 100 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से आएगा इसका आंसर, क्योंकि ऐसा ट्रेंड नहीं आता है आजकल। अप्रोच वाले क्वेश्चन आने लग गए, थोड़ी टेक्नोलॉजी जुड़ने लगी क्वेश्चनों के साथ, ऐसे क्वेश्चन नहीं देता कितने फर्टिलाइजर कितने की आवश्यकता होती है, ठीक है। फूल गोभी की अगेती किस्म में फूल बनने तथा विकसित होने के लिए कौन सा तापक्रम उपयुक्त होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है ये तो, क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा है। अगेती किस्म क्या पूछा उसने? अगेती किस्म, तो देखिए मध्यम किस्म के लिए तो ये चाहिए, और पछेती किस्मों के लिए ये चाहिए, और अगेती किस्मों के लिए ये चाहिए। मध्यम किस्म, पछेती किस्म और अगेती किस्म, ठीक है। ये आ गया आप लोगों के सामने। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 20 से 25। अच्छा, अगेती किस्म की बीज दर की बात करें तो 600 से 700 ग्राम पर हेक्टर, इसकी आ जाएगी 350 से 400 ग्राम, इसकी भी आ जाएगी 350 से 400 ग्राम पछेती किस्म की, ठीक है। ये बीज दर पूछी इसने, क्या बता रहा हूँ बीज दर इसकी, ये और इसकी ये हो जाएगी, ठीक है। बीज दर की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। फूल गोभी का बॉटनिकल नेम ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस, क्लियर है। ये इसका नाम हो जाएगा फूल गोभी का। फूल गोभी 1822 में जेनसन नामक एक व्यक्ति भारत में लेके आया था, ठीक है। तो ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हो सकता है इस वैकेंसी में आपके आ जाए। मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन ये लगा है, एक अप्रोच वाला क्वेश्चन भी है, क्योंकि फूल गोभी में कर्ड बहुत ज़रूरी है। फूल बनने यानी कि कर्ड बनने के लिए जो उपयुक्त तापमान रहता है वो कितना चाहिए। चलिए, निम्न में से फूल गोभी की कौन सी अगेती किस्म नहीं है? तो नाम से पता लग रहा है एकमात्र पछेती किस्म है, इसका नाम क्या है? पूसा स्नोबॉल, ठीक है। तो पूसा स्नोबॉल जो है वो एक पछेती किस्म है और बहुत पॉपुलर किस्म है पूसा स्नोबॉल, ठीक है। 1 लीटर संतरा के जूस का पानक, ये अच्छा क्वेश्चन है, बनाने के लिए कितने परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है, कितने वजन यानी कि कितने वेट वाले, कितनी मात्रा में जो है परिरक्षक प्रयोग किया जाता है? 2.5 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, 2.5 ग्राम सोडियम बेंजोएट, 5 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, 5 ग्राम सोडियम बेंजोएट। तो इसके लिए लिया जाता है 2.5 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है। हाँ चलिए,
एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रेंच मेरीगोल्ड फ्रेंच गेंदा होता है। चलिए ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रेंच जो मेरीगोल्ड होता है वो हमेशा ध्यान रखना कौन सा होता है, अपना टेट्राप्लॉइड होता है। कौन सा होता है, वो होता है अपना टेट्राप्लॉइड होता है। चलिए पता नहीं आज कुछ समस्या कर रहा है शायद, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अपने क्वेश्चन भी खत्म होने को। ये 2012 का जो है वो अपना पेपर है और इसका जो सही आंसर जाएगा वो टेट्राप्लॉइड जाएगा, यानी कि चतुर्थ गुणित जो है इसका राइट आंसर है आप लोगों का चतुर्थ गुणित वाला। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बच रहा है क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक किसान 1 हेक्टेयर में आम का बगीचा पंचकोणी विधि से लगाना चाहता है। यदि आम के पौधे की दूरी 8 × 8 मीटर हो तो मुख्य पौधे की कुल संख्या, तो ध्यान रखना हमेशा 10,000 यानी कि एक हेक्टेयर में जितना क्षेत्रफल होता है 10,000 बटा 8 × 8 64 कर देना। इसका जो राइट आंसर है वो आपके सामने निकल के आ जाएगा, यानी कि 156 के लगभग जो है इसका जो है वो राइट आंसर जो है आप लोगों के पास रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है अपने 2012 का जो पेपर था उसके क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गए अपने पास। चलिए अगली बार आएंगे इसी के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ और इसी तैयारी के साथ। तो अपनी तैयारी भी परखना आप लोग, अगला पेपर और लेके आऊँगा मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आप लोग तैयारी करना अपनी ज़बरदस्त तरीके से और बहुत शानदार जो है वो अपना पेपर आप लोगों के हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, नमस्ते साथियों।